जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग। फिर से मैं निखिल नागदेवे आपका एक बार वेलकम करता हूँ। और इस ओएसिस एजुकेशन वाले चैनल पे मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिस सीरीज़ का नाम था मिशन एनडीए। और मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था बच्चों कि इस मिशन एनडीए के अंदर जिस तरह से केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैं कवर अप कर दूंगा, उसी तरह से मैं फिजिक्स का भी 80% सिलेबस कवर अप कर दूंगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस था। और एग्जैक्टली अगर मैंने कोई प्रॉमिस ले लिया तो उस प्रॉमिस को मैं तोड़ता नहीं बच्चों। तो आज मैं मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने उस दिन मॉडर्न फिजिक्स की इंफॉर्मेशन आपको दिया था कि एनडीए फिजिक्स के अंदर अपने को मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल अपने को कवर अप करना है, ये अपन ने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखे थे। अब आज मॉडर्न फिजिक्स का मैं पहला लेसन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और एग्जैक्टली जिस मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले उस मॉडर्न फिजिक्स की थोड़ी सी कहानी मैं आप लोगों को बता दूँ। अब बोला ये जाता है बच्चों कि आज का जो ज़माना है ये मॉडर्न ज़माना है। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करने लगा तो बहुत सालों पहले की बात है कि फिजिक्स के अंदर सबसे जोरदार साइंटिस्ट की अगर बात की जाए तो फिजिक्स के अंदर सबसे महान साइंटिस्ट, सबसे जोरदार साइंटिस्ट जिसको अपन न्यूटन बोलता है, न्यूटन बाबा थे। न्यूटन बाबा फिजिक्स के सबसे फेमस साइंटिस्ट थे बच्चों। मतलब न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने अपने को फिजिक्स से मिलवाया, अपन ऐसा बोल सकता है। लेकिन न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने अपने को फिजिक्स से जरूर मिलवाया, लेकिन वो क्लासिकल फिजिक्स से अपने को मिलवाया। मतलब ये जितने भी पुराने साइंटिस्ट थे, इन पुराने साइंटिस्टों ने अपने को फिजिक्स से जरूर मिलवाया, लेकिन वो फिजिक्स जो है वो फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स थी। दैट फिजिक्स इज कॉल्ड एज क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन बच्चों आज के जमाने की अगर फिजिक्स अपने को पढ़ना है तो उसको अपन मॉडर्न फिजिक्स बोलेंगे। उसको मॉडर्न फिजिक्स बोला जाएगा कि पुराने जमाने के साइंटिस्ट लोगों ने जो फिजिक्स बनाए, दैट फिजिक्स इज कॉल्ड एज क्लासिकल फिजिक्स। बाद में उस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जितने भी क्लासिकल लॉज थे, उन क्लासिकल लॉ को मॉडिफाई करके देखा गया। ऑल दैट क्लासिकल लॉ आर गेट मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड करने के बाद, उस क्लासिकल फिजिक्स को मॉडिफाइड करने के बाद एक फिजिक्स का नया वर्जन आया, और उसी फिजिक्स के नए वर्जन को मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है बच्चों। चलिए, तो सवाल ये उठता है कि इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, हाँ एक सेकंड, अभी मेरे कैमरामैन बोल रहे हैं कि ये लाइट चालू नहीं है। दादा एक लाइट चालू कर देना। चलिए बच्चों, तो एग्जैक्टली अगर मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात करने लगा तो इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एनडीए में 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, जो इसके पहले मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ। तो मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है बच्चों उसका नाम है एटम। तो अपन एटम की बात करेंगे। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में एनडीए के अंदर जो एटम नाम का लेसन है, इस एटम नाम के लेसन में बहुत ही चुनिंदा चीज़ें पूछती है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है, और वो सवाल आता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हुआ, या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को किसने डिस्कवर किया। तो अपन इस एटम के अंदर बात करेंगे बच्चों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यह पे बात हो रही है अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ रहे हैं, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो आज अपन ये देखेंगे कि आखिरकार ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से अपने को क्या पता चला। तो पहली चीज अपने को ये ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स आ रहे थे, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आए। मतलब थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल आया, लेकिन किसी ने अभी तक न्यूक्लियस की बात नहीं किया था। तो इसके पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होने के पहले थॉमसन नाम का साइंटिस्ट आया था,
उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और उसने ये बोला कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने ये पार्टिकल का मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आने से पहले थॉमसन नाम का साइंटिस्ट आया और उसने अपने को अपना एटॉमिक मॉडल दिया, दुनिया को उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अंदर उसने ये बोला था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एटम के अंदर जितना सारा पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में बिखरा है, वो पूरे के पूरे एटम में बिखरा है। कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में बिखरा पड़ा है, पूरे एटम में बिखरा पड़ा है। फिर ये जो थॉमसन नाम का साइंटिस्ट था बच्चों, ये जो थॉमसन नाम का साइंटिस्ट था, इसी थॉमसन नाम के साइंटिस्ट का एक चेला था, थॉमसन नाम के साइंटिस्ट का एक चेला था मेरे बच्चों, या थॉमसन का एक स्टूडेंट था, अपन ऐसा बोल सकता है। और उसका नाम था रुदरफोर्ड, उसका नाम था रुदरफोर्ड। और एग्जैक्टली ये जो रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, ये जो रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, ये थॉमसन का चेला था। तो एग्जैक्टली थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया, थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया, इसको लगा कि थॉमसन सर ने जो एटॉमिक मॉडल बनाए उन्होंने ये तो बोले कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो बिखरा हुआ है, लेकिन रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट को ये पता चल गया था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ नहीं है, वो कहीं तो भी एक जगह पे है, कहीं तो भी एक जगह पे है। ऐसा रुदरफोर्ड को पहले ही पता चल गया और ऐसा पता चलने के बाद उसने ये एक्सपेरिमेंट बनाया। तो पहली चीज यहां पे ये निकल के आती है बच्चों कि ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज डिस्कवर्ड बाय रुदरफोर्ड। इसको रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। मैक्सिमम किताबों में ये भी लिखा है कि इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को थॉमसन और रुदरफोर्ड दोनों ने डिस्कवर किए। किसी किसी किताबों में ये भी लिखा है कि दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज डिस्कवर्ड बाय गर्ग, ये गर्ग ने भी डिस्कवर किया, लेकिन रियलिटी ये है कि रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, मतलब इसको रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। चलिए तो अभी अपन ये देखेंगे कि रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट दिया उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, कि आखिरकार उसने वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ किया, फिर उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को यूज़ करके उसने कौन कौन से ऑब्जर्वेशन किया, उसने कौन कौन से ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो कौन से कंक्लूजन पे पहुंचा, और कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया, उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया, उस एटॉमिक मॉडल के अंदर कौन सी चीज़ बाहर निकल के आई, वो अपने को यहाँ पे देखते हुए चलना है। चलिए तो क्योंकि यहाँ पे एनडीए की बात चल रही है तो साइंटिस्ट के नेम पे सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। अब ये जो रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिएगा बच्चों, धीरे धीरे और प्यार प्यार से देखो कि रुदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किया था। तो रुदरफोर्ड ने सबसे पहले एक वुडन ब्लॉक लिया, रुदरफोर्ड ने सबसे पहले यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक लिया बच्चों कुछ इस तरह से। तो रुदरफोर्ड ने यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक लिया, यहाँ पे अपन एक वुडन ब्लॉक ले लिए और इस वुडन ब्लॉक के अंदर एक सब्सटेंस उसने रखा, वुडन ब्लॉक के अंदर एक सब्सटेंस उसने रखा और एग्जैक्टली ये जो सब्सटेंस था रुदरफोर्ड ने वुडन ब्लॉक के अंदर एक सब्सटेंस रखा और ये जो सब्सटेंस था बच्चों, ये सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। ये जो सब्सटेंस यहाँ पे था दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। तो पहला सवाल ये उठने लगा, पहला सवाल ये उठने लगा कि एग्जैक्टली रुदरफोर्ड ने यहाँ पे जो सब्सटेंस रखा या यहाँ पे जो एलिमेंट रखा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों था, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यों था, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ रेडिएशन, continuous emission of radiation from the particular substance is called as radioactivity। अब एक ऐसा particular substance जहाँ से continuously radiation का emission हो रहा हो उस
उस प्रोसेस को रेडिएशन, उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पे पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर से कंटिन्यूअसली रेडिएशन का इमिशन होता हो, उसको अपन रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे, उसको रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। और ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, या द सब्सटेंस विच शोज रेडियो एक्टिविटी, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोला जाता है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज इमिट होते हैं। यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, ऐसा अपन बोल सकता है बच्चों। अब ऐसा क्यों होता है, ये इसी मॉडर्न फिजिक्स में जब अपन रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो अपने को अच्छे से पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में रुदरफोर्ड ने यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यही तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। मतलब इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अब रेडिएशन निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब यहाँ से अभी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकल गए, यहां से अल्फा पार्टिकल निकल गए, लेकिन वो अल्फा पार्टिकल इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अल्फा पार्टिकल इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो अल्फा पार्टिकल किधर भी जा सकता है, अल्फा पार्टिकल किधर भी जा सकता है। तो इन अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए, इन अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे लीड की प्लेट लगाया, यहाँ पे उसने लीड की प्लेट लगाया। अब लीड की प्लेट लगाने का एक ही यहाँ पे मोटो था, ये जो प्लेट है ये लीड से बनी है, इसको लीड प्लेट बोला गया। और यहाँ पे भी जो प्लेट है ये लीड प्लेट है, इसको लीड प्लेट बोला गया कुछ इस तरह से। अब सवाल ये भी उठने लगा बच्चों कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लीड प्लेट क्यों यूज की गई, कि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लीड प्लेट को क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये जो लीड नाम का मटेरियल है, ये जो लीड नाम का मटेरियल है ये अल्फा पार्टिकल को अपने तरफ एब्जॉर्ब करता है। ये जो लीड है ये अल्फा पार्टिकल को अपने तरफ एब्जॉर्ब करेगा, मतलब यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो अगर इधर उधर चले गए, वो अगर इधर उधर चले गए तो लीड प्लेट उन पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगी और सारे के सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, एक साथ ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा उन अल्फा पार्टिकल का इमिशन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर लीड प्लेट लगाई गई। मतलब अगर कोई अल्फा पार्टिकल इधर उधर चला गया तो उसको ये लीड प्लेट अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगी। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये दो चीज़ें यहाँ पे हो गई। बाद में रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगाया बच्चों, कुछ इस तरह से एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन उसने लगाया। अब ये स्क्रीन यहाँ पे बहुत बड़ी सी थी और सर्कुलर स्क्रीन थी। अब पूरी तरह से यहाँ पे सर्कुलर स्क्रीन अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई, यहाँ पे एक ऐसी स्क्रीन लगाई गई और ये स्क्रीन पूरी की पूरी सर्कुलर स्क्रीन थी, ये स्क्रीन पूरी की पूरी सर्कुलर स्क्रीन थी। और बार बार एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि रुदरफोर्ड को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले ही पता चल गया था, उसको पता चल गया था ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको पता चल गया था कि ऐसी ऐसी सीन क्रिएट हो रही है, इसीलिए तो उसने ये एक्सपेरिमेंट बनाया बच्चों। अगर उसको पता नहीं चलता कि ऐसी ऐसी सीन क्रिएट हो रही है तो एग्जैक्टली रुदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट बनाता ही नहीं। तो यहाँ पे उसने स्क्रीन लगाया और स्क्रीन को जिंक सल्फाइड से कोट किया, स्क्रीन को उसने जिंक सल्फाइड से कोट किया। तो एनडीए के अंदर डायरेक्ट सवाल आता है बच्चों, मेरे से ध्यान में रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एनडीए के अंदर डायरेक्ट सवाल आएगा, एनडीए के अंदर डायरेक्ट सवाल आता है कि ये जो स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड से कोटेड है, ये जिंक सल्फाइड से कोटेड है। और ऐसी स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड से कोटेड होती है, ऐसी स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड से कोटेड होती है उस स्क्रीन को अपन फ्लूरोसेंट स्क्रीन बोलता है। दैट स्क्रीन इज कॉल्ड एज फ्लूरोसेंट स्क्रीन, उसको फ्लूरोसेंट स्क्रीन बोला जाएगा। तो एनडीए के अंदर डायरेक्ट सवाल आएगा मेरे बच्चे, ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि सवाल ऐसा आएगा
फ्लूरोसेंट स्क्रीन कोणते मटेरियल से बनी होती है? द मटेरियल, या फिर सवाल ऐसा आएगा कि फ्लूरोसेंट स्क्रीन इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल? फ्लूरोसेंट स्क्रीन कोणते मटेरियल से बनी है? तो फ्लूरोसेंट स्क्रीन जो होती है वो जिंक सल्फाइड से बनी होती है। मतलब यहाँ पे जो स्क्रीन है ये फ्लूरोसेंट स्क्रीन है जो जिंक सल्फाइड से कोटेड है, ध्यान में रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये फ्लूरोसेंट स्क्रीन क्या करती है? यहाँ पे ये जो फ्लूरोसेंट स्क्रीन अपन ने लगा है, ये फ्लूरोसेंट स्क्रीन क्या करेगी? तो स्क्रीन का काम ये है कि अगर कोई पार्टिकल स्क्रीन को टकराया, कोई पार्टिकल अगर स्क्रीन को टकराया तो यहाँ से लाइटनिंग दिखेंगी, यहाँ से फ्लैश निकलेगा। लेकिन बच्चों पार्टिकल पहले ही बहुत छोटा होता है, पार्टिकल पहले से ही बहुत छोटा है, और कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे टकराता है तो यहाँ से फ्लैश जरूर निकलेगा। स्क्रीन पे लाइटनिंग अपने को दिखेगी, अपने को फ्लैश दिखेगा, लेकिन वो फ्लैश इतना छोटा रहेगा या वो लाइटनिंग इतनी छोटी रहेगी कि वो अपने को अपनी खुली आंखों से नहीं दिख सकती। इसीलिए ये जो रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था उसने ये जो स्क्रीन थी उस स्क्रीन के बगल में यहाँ पे उसने माइक्रोस्कोप लगाया था बच्चे। तो मान के चलो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा है, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा है, और यहाँ से वो स्क्रीन को देख रहा है, यहाँ से वो स्क्रीन को देख रहा है। और ये जो माइक्रोस्कोप है ये मूवेबल है, ये पूरे के पूरे स्क्रीन में इधर उधर घूम रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो फ्लैश है वो फ्लैश देखने के लिए, क्योंकि फ्लैश अपने को अपनी खुली आंखों से नहीं दिखेगा, इसीलिए रुदरफोर्ड ने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाया। इसको माइक्रोस्कोप बोला गया। तो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाया गया और ये मूवेबल माइक्रोस्कोप था जो पूरी की पूरी स्क्रीन में घूम रहा था, और यहाँ से रुदरफोर्ड को पता चल रहा था कि कौन से जगह में उसको फ्लैश दिख रहा है। अब देखिए क्या हो गया, ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ, लेकिन मैं काम की चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, तो अपने को ये चीज पता होना कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल अगर है तो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है? तो अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम एटम होता है बच्चों। अपन अल्फा पार्टिकल को हीलियम एटम बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल को हीलियम एटम बोला जाता है। अब ये जो हीलियम है बच्चे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल मेरे पास निकल के आया, ये जो He24 मैंने लिखा, इसी को मैं अल्फा पार्टिकल बोलूंगा, या अल्फा पार्टिकल को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं 24। तो मान के चलो नाम पे सवाल आ गया, नाम पे यहाँ पे सवाल आ गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल अपने पास निकल के आया, इस अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन है? अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन है, ये सवाल आता है। तो हीलियम के एटम को अगर अपन ने अल्फा पार्टिकल बोले और हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर 2 है, तो एग्जैक्टली इस हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, या अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन है, अपन ऐसा बोलेंगे, मतलब अल्फा पार्टिकल के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब जिस तरह से अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन है, उसी तरह से इस अल्फा पार्टिकल के पास 2 न्यूट्रॉन भी है। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, मतलब अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो ये भी सवाल आ सकता है कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU निकल के आया। तो ये भी एक चीज है जो अपने को ध्यान में रखनी है कि एनडीए में डायरेक्ट सवाल इस पे भी आ सकता है कि अल्फा पार्टिकल कौन है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम एटम है जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने कौन से ऑब्जर्वेशन किया और उनसे उसने कौन से कंक्लूजन निकाला। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे थे, ये देखो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल गए। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकले,
रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे आंख लगा के था। यहाँ से वो देख रहा था, यहाँ से वो माइक्रोस्कोप से देख रहा था कि स्क्रीन में क्या क्या मूवमेंट हो रही है, कि स्क्रीन में लाइटनिंग कहाँ कहाँ पे दिख रही है। तो रुदरफोर्ड ने जब देखा, रुदरफोर्ड ने जब पहला ऑब्जर्वेशन किया तो उसको ये पता चला बच्चों, उसको ये पता चला कि स्क्रीन का ये जो इतना पोर्शन है, स्क्रीन का ये जो इतना पोर्शन है और स्क्रीन का ये जो इतना पोर्शन है, स्क्रीन का ये जो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, यहाँ पे कंटिन्यूअसली लाइटनिंग उसको दिख रही थी। स्क्रीन का जो ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन, और स्क्रीन का ये जो इतना पोर्शन है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली लाइटनिंग उसको दिख रही, यहाँ पे कंटिन्यूअसली लाइटनिंग उसको दिख रही थी। ऐसा उसको ऑब्जर्वेशन था, ऐसा उसको ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम जगह, मतलब ये जगह स्क्रीन की और ये वाली जगह, ये पूरी की पूरी जगह है, लेकिन स्क्रीन के इतने जगह पे कंटिन्यूअसली फ्लैश दिख रहा था, कंटिन्यूअसली फ्लैश दिख रहा था, मतलब कंटिन्यूअसली लाइटनिंग उसको दिख रही थी। और वो ये समझ रहा था, वो ये समझ रहा था कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल तो निकले, अल्फा पार्टिकल निकले, लेकिन बीच में इन अल्फा पार्टिकल के बीचों बीच, इन अल्फा पार्टिकल के बीचों बीच यहाँ पे उसने गोल्ड की शीट रखा था, गोल्ड की शीट रखा था, मतलब इसको अपन गोल्ड फॉइल बोलेंगे। दैट फॉइल इज कॉल्ड एज गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल या गोल्ड की शीट इसको अपन बोल सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये है बच्चों गोल्ड का आइटम, या इसको गोल्ड की शीट अपन बोलेंगे, या गोल्ड का फॉइल अपन इसको बोल सकता है। मतलब ये गोल्ड से बना है, ये गोल्ड की बहुत ही पतली शीट है। तो सवाल ये उठने लगा, सवाल ये उठने लगा कि रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे गोल्ड वाला एलिमेंट ही क्यों यूज़ किया, या गोल्ड के मेटल को ही उसने क्यों यूज़ किया, उसने यहाँ पे आयरन के मेटल को या सिल्वर के मेटल को क्यों यूज़ नहीं किया, कि रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे सोने को यूज़ किया, गोल्ड को यूज़ किया, उसने चांदी या लोहे को यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चे, क्योंकि ये जो गोल्ड होता है, क्योंकि ये जो सोना होता है, ये जो गोल्ड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होता है, बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होता है। अब बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल है, मतलब इसकी बहुत पतली पतली शीटें अपन बना सकते हैं। तो गोल्ड की इतनी पतली शीट बनाई जा सकती है, मतलब गोल्ड को ठोक ठोक के, गोल्ड को ऐसा पीट पीट के अपन ने गोल्ड की बहुत ही पतली शीट बना लिए। तो गोल्ड की एक पतली शीट मैंने बना लिया, गोल्ड की एक पतली शीट बना लिया। इस शीट के इधर कोई गोल्ड का आइटम नहीं और इस शीट के इधर कोई गोल्ड का आइटम नहीं, जितने भी गोल्ड के आइटम हैं वो इसी शीट के अंदर है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये मैलिएबल है, तो इसकी बहुत ही पतली शीट अपन बना सकता है, इसीलिए यहाँ पे गोल्ड की शीट रखी गई, या फिर इसको अपन गोल्ड का एटम भी बोल सकता है। अब देखो, अब रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट यहाँ पे था, उसको इतने पोर्शन पे कंटिन्यूअसली फ्लैश दिख रहा था, कंटिन्यूअसली फ्लैश दिख रहा था, और वो ये समझ रहा था, वो ये समझ रहा था कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकले, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकले, ये सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल है ये गोल्ड के एटम में गए, ये गोल्ड के एटम में गए। तो गोल्ड के एटम में जाने के बाद, गोल्ड के एटम में जाने के बाद मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे, वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे सीधे गए, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे सीधे गए। तो ये देखो, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है वो सीधे सीधे जा रहे, अपन ऐसा बोलेंगे। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए, कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम में आए, गोल्ड के एटम में आए। यहाँ पे गोल्ड का एटम लगा है और ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है। मान के चलो यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इमिट हुए, यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इमिट हुए। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम में गए, और उस एटम के अंदर से जाने के बाद मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए, गोल्ड के एटम के अंदर से सीधे सीधे गए। इसीलिए उसको इस जगह पे कंटिन्यूअसली फ्लैश दिख रहा था, इतना जो पोर्शन था उसको उस जगह पे कंटिन्यूअसली फ्लैश दिख रहा था। मतलब वो समझ रहा था, मतलब वो समझ रहा था कि उसका जो ऑब्जर्वेशन है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, उसने अपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर गेट इन अ स्ट्रेट लाइन, आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल डेविएट नहीं हुए, या मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्कैटर नहीं हुए, वो सीधे के सीधे चले गए बच्चे। तो ये इसके ऑब्जर्वेशन का पहला पॉइंट था।
तो यहाँ पे अगर इसके ऑब्जर्वेशन की मैं बात करने लगा, इसके ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट है। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन निकला था, इसने ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट बनाया था और 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर गेट अनडेविएटेड, अनडेविएटेड का मतलब हुआ अनडिफ्लेक्टेड और अनडिफ्लेक्टेड का मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किए, तो ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे उसको कंटिन्यूअसली फ्लैश दिख रहा था और उसके हिसाब से उसने अपना पहला ऑब्जर्वेशन बनाया। अब इसने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या कंक्लूड किया ये अपन थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन अभी देखो क्या है। अब मैक्सिमम पार्टिकल तो सीधे सीधे चले गए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम में से कुछ अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम के अंदर गए, और गोल्ड के एटम के अंदर जाने के बाद यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हुए, अब यहाँ से वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हुए, अपन बोल सकते हैं ये तो स्ट्रेट लाइन में गया। अब ये पार्टिकल गोल्ड के एटम तक आया, और एटम के अंदर जाने के बाद वो डिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पे ये पार्टिकल अगर डिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना जिसको अपन थीटा बोलेंगे, और ये पार्टिकल अगर डिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल बना बच्चों जिसको थीटा अपन बोलेंगे। और एग्जैक्टली ये जो थीटा है इसी को रुदरफोर्ड ने एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोला, और इसी एंगल ऑफ स्कैटरिंग को यूज करके इस रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने ग्राफ भी बनाया था बच्चों। वो ग्राफ क्या है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हाल फिलहाल में। तो अब उसका दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि स्क्रीन का ये जो इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन पे रुक के फ्लैश दिख रहा था, या उतने पोर्शन पे रुक के फ्लैशिंग हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी। इतने पोर्शन पे, ये जो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन है, वहां पे कंटिन्यूअसली फ्लैश दिख रहा था। इसका मतलब उसने ये बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर गेट अनडेविएटेड, आर ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इतना जो पोर्शन है, स्क्रीन का जो इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन पे, स्क्रीन के इतने पोर्शन पे रुक के लाइटनिंग उसको दिख रही थी। मतलब अभी लाइटनिंग दिखी, फिर थोड़ी देर के बाद लाइटनिंग दिखी, अभी लाइटनिंग हुई, अभी फ्लैश आया, थोड़ी देर के बाद फिर फ्लैश आया। इसका मतलब उसको पता चल गया कि ऐसा इसीलिए हो रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल तो सीधे सीधे चले गए, लेकिन कुछ पार्टिकल तो सम ऑफ द पार्टिकल आर गेट डिफ्लेक्टेड, मतलब वो गोल्ड के एटम तक तो आए, लेकिन वहां से वो डिफ्लेक्ट हुए बाय एन एंगल थीटा, और इसी थीटा को एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोला गया। इसीलिए तो यहाँ पे रुक के फ्लैशनिंग हो रही थी या लाइटनिंग हो रही थी। तो इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम तो सीधे सीधे गए, मतलब मान के चलो यहाँ से अगर 20,000 पार्टिकल निकले, यहां से अगर 20,000 पार्टिकल निकले बच्चों, तो 20,000 पार्टिकल में से 19,990 पार्टिकल, 20,000 पार्टिकल में से 19,990 पार्टिकल सीधे सीधे गए। इसलिए इतने पोर्शन पे कंटिन्यूअसली फ्लैश दिख रहा था, धाड़, इस तरह से लाइटनिंग वहां पे दिख ही रही थी। लेकिन अब 20,000 में से 19,990 पार्टिकल सीधे सीधे चले गए, अब बचे 10 पार्टिकल, तो 10 में से 9 पार्टिकल गोल्ड के एटम में आए और वहां से वो डिफ्लेक्ट हो गए। तो उसने ये बोला कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर गेट डेविएटेड, कि कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं बाय एन एंगल थीटा, और ये जो एंगल निकल के आया था, इसी एंगल को एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोला गया बच्चों। नाम ध्यान में रखिएगा, सवाल इस पे भी आता है, क्योंकि इसी एंगल ऑफ स्कैटरिंग को यूज करके इस रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक ग्राफ भी बनाया था। तो ये इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन था।
अब इसके तीसरा ऑब्जर्वेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसका तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन की बात चल रही है, यहां पे कंक्लूजन की मैं बात नहीं कर रहा, यहां पे अभी ये कंक्लूजन देने का ही है। ये देख रहा है और सोच रहा है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, मतलब इसने क्या क्या देखा, तो ये देखने की बात चल रही है। अभी तक ये नतीजे पे पहुंचने का है, मतलब अभी तक इसने कंक्लूजन नहीं दिया। फिर ऐसा देखने के बाद बच्चों, ऐसा देखने के बाद उसको ये पता चला कि 20,000 में से 20,000 पार्टिकल यहाँ से निकले, उसमें से 19,990 पार्टिकल सीधे सीधे गए न, और बचे 10 पार्टिकल। 10 में से 9 पार्टिकल डेविएट हो गए, 10 में से 9 पार्टिकल डेविएट हो गए। लेकिन वो 1 महीने तक कंटिन्यूस स्क्रीन को देखते रहा, और ये जो इतना पोर्शन था स्क्रीन का, ये जो इतना पोर्शन था, इतने पोर्शन पे 1 महीने तक उसको कभी लाइटनिंग नहीं दिखी मेरे बच्चों। 1 महीने तक उसने अपने स्टूडेंट को स्क्रीन के पास बिठा के रखा, वो खुद बैठा, लेकिन स्क्रीन का जो इतना पोर्शन था, स्क्रीन का ये जो इतना पोर्शन था, यहाँ पे कभी उसको फ्लैश नहीं दिखा, कभी उसको फ्लैश नहीं दिखा। मतलब उसने ये ऑब्जर्वेशन बताया कि 20,000 में से एक पार्टिकल, 20,000 में से एक पार्टिकल यहाँ से निकला, गोल्ड के एटम तक गया होगा, और ये फिर गोल्ड के एटम से सामने ट्रैवल नहीं किया होगा, गोल्ड के एटम से ये सामने की तरफ नहीं गया, ये यू पीछे मुड़ के वापस आया, मतलब आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ओनली 1 पार्टिकल, अपन ऐसा बोल सकता है कि ओनली 1 अल्फा पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल, ओनली 1 अल्फा पार्टिकल आर कम बैक, बाय एन एंगल ऑफ 180, सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 180 का एंगल बना के वापस आया। ऐसा उसको दिख गया कि ओनली 1 अल्फा पार्टिकल आर कम बैक बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो 180 का एंगल बना के वो पार्टिकल वापस आया, क्योंकि इतने पोर्शन पे उस रुदरफोर्ड को कभी भी फ्लैश नहीं दिखा। तो ये हुआ इसका ऑब्जर्वेशन हुआ, और ऑब्जर्वेशन के बाद ये कौनते कंक्लूजन पे पहुंचा, यही भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूं बच्चों कि इसने कौनता कंक्लूजन दिया और वहां से कई की डिस्कवरी हुई। ध्यान से देखिएगा, अब 3 ऑब्जर्वेशन के 3 कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था जो किताबों में दे रखा है। बाकी के कंक्लूजन तो अपन ने अपने मन से बनाए, अपन ऐसा बोल सकता है। तो इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कंक्लूजन मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। इसके पहले थॉमसन आया था, और थॉमसन ने ये बोला कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ है बच्चे। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एटम के अंदर का पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में बिखरा पड़ा है। लेकिन अब देखो इधर क्या हुआ, तो इसने जब पहला ऑब्जर्वेशन दिया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर गेट अनडेविएटेड, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड के एटम के अंदर आए और सीधे सीधे गए, मतलब ये जो गोल्ड का एटम ये खोखला होगा, मतलब गोल्ड के एटम के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होंगी। ऐसा उसको पता चल गया कि मैक्सिमम पार्टिकल इस एटम तक आए, और सीधे सीधे गए। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड के एटम में बहुत सारी खाली जगह है, कि मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द गोल्ड एटम। ये इसका पहला कंक्लूजन था। अब पहला कंक्लूजन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं इसका मेन वाला कंक्लूजन लिखूंगा बच्चों। तो पहले इसने कंक्लूड किया कि ऐसा इसलिए हुआ कि पहला ऑब्जर्वेशन से पहला कंक्लूजन इसने दिया कि गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जगह खाली है, गोल्ड के अंदर या गोल्ड के एटम के अंदर बहुत ज़्यादा जगह खाली होती है, या एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होती है। फिर इसने दूसरा ऑब्जर्वेशन किया था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर गेट डेविएटेड, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है। मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से कुछ पार्टिकल डेविएट हो गए। अब मान के चलो ये गोल्ड का एटम है, यहां पे गोल्ड का एटम है,
और यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहे और इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये गोल्ड के एटम में गए और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। तो ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो गोल्ड मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो गोल्ड के अंदर भी कोई ना कोई चार्ज होगा, गोल्ड के अंदर भी कोई ना कोई चार्ज होगा और वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ही होगा, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेट करता है बच्चों। तो उसका दूसरा कंक्लूजन ये था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये उसका दूसरा कंक्लूजन था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो थॉमसन ने भी बताया था। तो उसने दूसरी बार ये बोला कि एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये उसका दूसरा कंक्लूजन था बच्चों। लेकिन उसका तीसरा कंक्लूजन जो तीसरा ऑब्जर्वेशन से उसने दिया, इसी के कारण ये बड़ा मशहूर हुआ। तो इसका मेन कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं। अब इसका तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि एक पार्टिकल गोल्ड के एटम में गया और वो सामने नहीं बढ़ा, वो डिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ, वो यू जाके यू वापस आया, मतलब ऐसा गया और 180 का एंगल बना के फिर से वापस आया। अब ऐसा तवच पॉसिबल है, उसने दूसरे ऑब्जर्वेशन में ये बोला कि गोल्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अब ऐसा तभी पॉसिबल है बच्चों, ऐसा तभी पॉसिबल है कि ये अल्फा पार्टिकल है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये यू गया और यू वापस आया, मतलब ये जो गोल्ड का पूरा पॉजिटिव चार्ज है ये एक जगह पे आके सिमट चुका है, एक जगह पे आके कलेक्ट हो चुका है। और जब अल्फा पार्टिकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा था, ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा था। तो इस एटम के पॉजिटिव चार्ज ने इस अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरह से रिपेल कर दिया, पूरी तरह से पीछे ढकेल दिया। और फिर रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने अपना तीसरा कंक्लूजन ये बनाया कि होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, एटम के अंदर जितना सारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के सेंटर पे एक छोटी सी जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट होता है और उसी पार्ट को रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला बच्चों। तो ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी कि रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के बाद फिर रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया। तो अभी अपन इसके कंक्लूजन की बात करेंगे। तो इसने ये बोला कि होल पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, कि एटम का जो पूरा का पूरा चार्ज है इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस, इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस, एट द सेंटर ऑफ द एटम, वन प्लेस, एक ही प्लेस पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आके सिमट चुका है। एट द वन प्लेस एटम, द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस एट द सेंटर ऑफ द एटम, एट द सेंटर ऑफ एन एटम, एट द सेंटर ऑफ एन एटम, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और उसी प्लेस को उसने न्यूक्लियस बोला बच्चे। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, तो न्यूक्लियस को रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उसने डिस्कवर करने के लिए इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया मेरे बच्चे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो एनडीए फिजिक्स के अंदर था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। और रुदरफोर्ड थॉमसन का चेला था, ये जो रुदरफोर्ड था ये थॉमसन नाम के साइंटिस्ट का चेला था। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए बच्चों, तो आज के फिजिक्स के लेक्चर में अपन ने रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़े। फिर इसी रुदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर होने के बाद इस एटम के अंदर रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने अपने को एटॉमिक मॉडल दिया। उसका एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है ये अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, फिर मिलता है अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे अगर फॉलो करना है तो टेलीग्राम पे मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है मिशन एनडीए @18। आप मिशन एनडीए @18 इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे ये सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे, या फिर ये वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है।
लेकिन यूट्यूब के अंदर ये वीडियोस जिस चैनल में है उस चैनल का नाम है ओएसिस एजुकेशन। लेकिन वहाँ पे एनडीए फिजिक्स के अलावा मेरे बहुत सारे नीट केमिस्ट्री और जेईई केमिस्ट्री के वीडियो भी अवेलेबल है और वहाँ पे डिफरेंट टीचरों के भी वीडियो अवेलेबल है। तो मुझे यूट्यूब में फॉलो करने से बेटर है कि मुझे आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी मुझे डालना है तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को अवेलेबल करवाते जाऊंगा बच्चों। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना फिर से एक चीज़ कि ये जो एनडीए के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का काम हो रहा है ये उन बच्चों के लिए हो रहा है कि जो बच्चे फ़िलहाल घर में बैठे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और घर में बैठने के बाद भी उनको एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो रिटर्न एग्ज़ाम बच्चों ने क्रैक करना चाहिए, उसके लिए मेरी थोड़ी सी हेल्प है, मतलब निखिल सर के तरफ से या आनंद सर के तरफ से थोड़ी सी आनंद सर या निखिल सर आपको हेल्प कर रहे हैं कि एनडीए का रिटर्न क्रैक करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर कोई तकलीफ आती है तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ बच्चों। ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलो तो फिर मिलता है अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद बच्चों।